बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब की बात लगातार आप प्रोग्राम में आज सुन रहे हैं। हमने बंगाल की, बिहार की बात की, कैसे करोड़ों रुपया कैश पकड़ा गया है कांग्रेस एमएलए के घर से कर्नाटक में, वो खबर आपको दिखाई। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नया पक रहा है। बीजेपी के सहयोगियों के बीच दरअसल ये खिचड़ी की हांडी चढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले बीजेपी के सहयोगियों के बीच खेमाबंदी होना शुरू हो गई। ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, निषाद पार्टी जिनमें से एक है, उसके स्थापना दिवस पर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन हुआ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद, ये मंत्री भी हैं। अब इस कार्यक्रम में कौन कौन आया, इससे खबर बनी। संजय निषाद का कार्यक्रम, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष और यूपी में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वो भी यहां पर पहुंचे। अपना दल सोनेलाल के लीडर और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल इसके अंदर शामिल हुए। जयंत चौधरी की पार्टी के नेता भी इसके अंदर आए। मतलब ये चारों सहयोगी दल, और चार ही सहयोगी दल हैं जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, निषाद पार्टी, सुभाषपा, अपना दल सोनेलाल और जयंत पार्टी की पार्टी आरएलडी, चारों पार्टियां एक साथ इस मंच पर थीं। आप कहेंगे तो बीजेपी होगी, बीजेपी का नेता हो सकता है वहां कोई गया हो, लेकिन खबरों में किसी बड़े बीजेपी नेता के इस कार्यक्रम में जाने की बात नहीं है। ये तो तीनों मंत्री हैं, तीन पार्टियों के तो मंत्री मैंने आपको बताया, और शायद जयंत जी की पार्टी के शायद सांसद इसके अंदर गए थे। तो जब ये जमावड़ा दिल्ली में हो रहा है और बीजेपी की सरकार है, उसके मंत्री मिल रहे हैं, तो बीजेपी का कोई बड़ा लीडर यहां क्यों नहीं गया, या बीजेपी से कोई मंत्री चला जाता है इसके अंदर? तो क्या है बात? अब सवाल यह कि इस कार्यक्रम में बातें क्या हुई। इस कार्यक्रम में बातें हुई जाति जनगणना की। यहां पर इन लोगों ने अपने भाषणों में कहा कि असली पीडीए तो यहां बैठा है। यह भी कहा गया, शायद डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय निषाद, तो उन्होंने कहा अब तक ये मीठी गोली देते थे, अब आरक्षण विरोधियों का पक्का इलाज करेंगे संजय निषाद। तो आरक्षण विरोधी कौन है, किसके लिए ये बातें हो रही हैं? अखिलेश यादव के लिए बातें हो रही हैं या किसी और को उलाना दिया जा रहा है? और आखिर ये इस सम्मेलन में बीजेपी के बड़े नेता के जाने का मतलब क्या है, बताएं त्रिपाठी जी। कुछ दिक्कत है क्या यूपी की सरकार में? नहीं, यूपी की सरकार में दिक्कत कितनी है वो तो बहुत ठीक ठीक बताना कठिन है, लेकिन एक चीज़ तो तय है ना कि पहले दिन से जो सहयोगी हैं उनका अपना राग चलता रहा है पहले दिन से। और आशीष पटेल ने तो बाकायदा जो अमिताभ यश जो उसके एटीएस के चीफ थे, उनका नाम लेके कह दिया था कि मेरे सीने पे गोली मार दो। अनुप्रिया पटेल ने कई मुद्दों पर बात कर दी थी। संजय निषाद बोलते रहे। राजभर जी तो चिरकुपित आदमी है, वो तो कभी भी नाराज हो जाते हैं। यहां क्यों मिले? बहाना एक मिला, प्रेशर पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चिंता की बात है? भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि अभी लखनऊ में बाकायदा वो क्षत्रिय कुटुंब करके एक हुआ, और उसके बाद अभी उसी का और आगे बढ़ गया है। अब उसी नाम पर उन्होंने बाकायदा सम्मानित करना शुरू कर दिया है, मतलब बहुत बड़ा सम्मान समारोह कर रहे हैं। यूपी के सारे क्षत्रिय विधायकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आयोजन हुआ कुटुंब राम से। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता है कि अगर सब जाति के नाम पर अलग अलग ऐसी खेमेबंदी करेंगे, और कमाल की बात यह कि उन्हीं को लोग करेंगे। जैसे जो क्षत्रियों वाला हुआ, वो भी जो कहां वाले विधायक हैं जो जीते, रामवीर क्या नाम है, उन्होंने बुलाया था। तो एक तरह से कहें कि वो सब, और अगर इतना जाति पहचान को लेकर होगा तो बीजेपी के लिए खतरा है। अगर ये वाले दल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी और बढ़ाना चाह रहे हैं। जाति के नाम पर ही है। और अगर ये करेंगे तो किसका हिस्सा मांगेंगे? बीजेपी से ही और सीटें मांगेंगे और बातचीत करेंगे, तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। दो बातें इसमें और है। एक तो यूपी के अंदर लगातार, क्योंकि चुनाव आ रहा है, उससे पहले एक मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें चल रही हैं, तो ये लोग हो सकता है उसमें अपना हिस्सा बढ़ाने की बात कह रहे हो। सुभाषपा ने और निषाद पार्टी ने, इन्होंने बिहार का इलेक्शन लड़ने की भी बात कह दी है कि हम बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे। समीर जी, बिल्कुल। कल नेताओं की बैठक है, उसमें एक दो बड़ी रोचक बातें हुई है। एक नेता ने यह कहा कि भाई सरकार हमारी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमको लगता ही नहीं कि हमारी सरकार है, हमारी सुनवाई नहीं होती। तो एक ने कहा कि भाई आप जिसकी उम्मीद कर रहे हो कि आपकी सुनवाई होगी, जो सुनवाई करने वाले हैं वो तो दिल्ली वालों की भी सुनवाई नहीं करते, तो आपकी सुनवाई कहाँ से करेंगे? तो उन्होंने उनके ऊपर तंज कसा कि भाई वो किसी की सुनवाई नहीं करते, आपकी कहाँ सुनवाई होगी? तो इन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से पिछड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भावनाएं हो रही है कि भाई हम सत्ता में है, सरकार हमारी है, और अखिलेश यादव पीडीए बनाकर
पिछड़ों का वोट लोकसभा चुनाव के अंदर ले गया, उनको इतना समर्थन मिल गया। अगर यही विधानसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए चलेगा तो फिर हमारे पीडीए का क्या होगा? अच्छा। तो इन लोगों ने तय किया, चिंता हो गई इनको। ये चिंता है कि भी अखिलेश यादव का पीडीए विधानसभा के चुनाव में भारी न पड़े, इसलिए हम लोग इकट्ठे होकर अपना पीडीए लेकर चलते हैं और हम अपनी जातिगत जनगणना, अपने समाज की बात, अपनी समस्याओं को लेकर मुखर होना पड़ेगा, तभी 2027 में भारतीय जनता पार्टी रहेंगे एनडीए में रहेंगे। अपनी उनका ये कहना है कि हमारी समस्या जो है, हमारी जो मांगे, उसे अगर सरकार सुनेगी तो हम साथ में रहेंगे। पीडीए की बात चली तो मैं समाजवादी पार्टी की मुसीबत भी आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी की मुसीबत है, बर्खास्त हुई अभी विधायक पूजा पाल ने अब अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिख करके एक बड़ा हमला किया है। 2 पन्ने की ओपन लेटर उनको लिखा है। इसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि सपा मुखिया पर उनका गंभीर आरोप है कि अगर पूजा पाल कह रही है मेरी हत्या हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी पार्टी इसके लिए दोषी मानी जाएगी। एक्चुअली पूजा पाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। इनके पति की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर था और अतीक अहमद जिस तरीके से वो पहले पकड़ा गया, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, फिर बाद में उसकी और हत्या हो गई, इन सब बातों को लेकर पूजा पाल ने तारीफ कर दी थी कि मुझे व्यक्तिगत इंसाफ मिला। और अब वो ये कह रही हैं कि अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, मेरी जीवन का उद्देश्य ही ये था कि जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा मैं उसको बर्बाद होते देखना चाहती हूं, वो योगी जी ने कर दिया। अब इन्होंने तारीफ की तो अखिलेश यादव ने इनसे 8 घंटे के अंदर इस्तीफा मांग लिया। ये इन्होंने एक बड़ी रोचक बात कह दी सर। इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट कर दिया था तो इन्होंने अब ये कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम यह है कि मैंने योगी जी की तारीफ कर दी तो मैं कह रही हूं ये तो मुझे पर्सनल इंसाफ मिला, और मैं पहले भी कह चुकी हूं जब वो मरे थे मैंने तब भी कहा था बहुत अच्छा हुआ, तो आपने तब क्यों नहीं मुझ पर एक्शन लिया? और दूसरा, अगर मेरे बीजेपी को वोट देने पर ऐतराज है तो आपने और डिंपल यादव ने दोनों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी के एमपी को वोट दिया है, तो आप अपनी पत्नी पर कार्रवाई करेंगे? मुझ पर कार्रवाई कर रहे हैं तो देखिए, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो पूजा पाल का स्वाभाविक मामला है, क्योंकि उनके पति की हत्या हुई थी, उसमें अतीक अहमद पर आरोप था और वो कोर्ट में साबित भी हो रहा था, उसी का मुकदमा चल रहा था। फिर उमेश पाल की हत्या हो गई जो उनके गवाह थे और वकील थे, तो उनका एक बिल्कुल व्यक्तिगत निजी मामला है। इसलिए उनका बनता है कि जिस सरकार के दौरान अतीक अहमद पर कार्यवाही हुई उसकी वो तारीफ पर है, इसमें कोई अतिरंजना नहीं है और उसमें स्वाभाविक था। और मुझे लगता है इस बात को अखिलेश जी को अगर वो अनदेखा कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। भाई उनकी विधायक थी, उनका व्यक्तिगत मसला था। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ इसका, मुख्तार अंसारी के खिलाफ अजय राय जो है वो कृष्णानंद राय वाले मामले में जिसमें अजय राय के भाई की हत्या हुई थी, वो पैरवी कर रहे थे। अजय राय बीजेपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला आया, अजय राय ने स्वागत किया उसका, बाकायदा खुशी बनाई, मिठाई बांटी। और मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे उस समय, उनके संरक्षण में थे, सारी चीजें। इनके परिवार में किसी की हत्या कराई, इनके भाई की। कृष्णानंद राय विधायक से बीजेपी, अजय राय ने योगी जी की प्रशंसा और अजय राय के उसमें भी प्रशंसा की थी। नहीं की थी अजय राय नहीं की, लेकिन अदालत के फैसले का स्वागत किया था उन्होंने कोई प्रशंसा योगी जी प्रशंसा नहीं की, सगे भाई की हत्या। हाँ, लेकिन मुख्तार अंसारी के उसमें योगी जी की प्रशंसा इसलिए भी नहीं की थी, मुख्तार अंसारी मुकदमा तो पहले ही कायम हो चुका था और वो केस तो चल ही रहा, वो अलग बात होगी। हाँ, कोर्ट का फैसला आया था। मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत मामले जब होते हैं तो कई बार चीजें होती हैं, लेकिन ये इनका कुतर्क है पूजा पाल का कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मामले में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कोई संवैधानिक संस्था थोड़ी है, राज्यसभा पार्टी लाइन में चुनाव होता है, दोनों बीजेपी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तो दोनों बीजेपी के थे। या अखिलेश यादव तो बायकाट करते या तो संजीव बालियान को देते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से वो कुतर्क है, उन्होंने रख दिया उसको। हाँ, वो गलत लॉजिक है, वो उनका वो वाली बात सही है व्यक्तिगत उन्होंने। अब इससे सवाल यह है कि इससे एक तरफ एनडीए वाले पीडीए मिल रहे हैं, हमने आपको दिखाया, वो भी खुद को पीडीए कह रहे हैं, इससे अखिलेश यादव के पीडीए पर कोई डेंट लगता है क्या सर? पीडीए पर, अखिलेश यादव के पीडीए पर डेंट नहीं लगता। ये अपना पीडीए मजबूत कर रहे हैं कि भाई ये ना हो कि उनके पीडीए से हमारा पीडीए खत्म हो जाए। ये वो एक्सरसाइज है कि उस तरह से अपने आप की अपनी जो दुकान है, क्योंकि जब तक इनका पीडीए मजबूत रहेगा तभी तो योगी साहब के साथ चलेंगे, और उधर तो इनके पीडीए की जरूरत नहीं है। इनको यूजफुल बने रहना है, बीजेपी और योगी बने रहना है, वो सबसे बड़ी चीज है। और आपने लिखा कि खिचड़ी पका रहे हैं यहाँ पर, खिचड़ी यदि ये पका रहे हैं और अपने को यूजफुल बनाए रखना चाहते हैं योगी सरकार में, तब तक तो ठीक है। सिलेंडर किसने दिया था यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए, उसका यदि पता चलेगा तब अलग तरह से खिचड़ी ये बताएंगे सिलेंडर किसका था पार्टी जी? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब सारे लोग चिंगारी किसने लगाई है? ये
ये चिंगारी नहीं है, ये मुझे लगता है प्रेशर पॉलिटिक्स है। और ये सारे लोग ये बाकायदा सब मतलब सब के सब अमित शाह की गुड बुक में है भाई, सब अच्छे से सरकार का हिस्सा है। इसमें कोई इनसे किसी कोई शिकायत ना कोई शिकायत नहीं। ये सब कहीं भी जाएंगे तो अमित शाह एक बार फोन करेंगे, सब साथ में। अब अमित शाह जी की बात आपने कर दी तो मैं वो भी बोल बता दूं सर, बीजेपी के साथ हैं अमित शाह जी। ओम प्रकाश राजभर को दोबारा लाए। अमित शाह जी की बात आपको बताता हूं मैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, सब जानते हैं। एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सुदर्शन रेड्डी जी। इनके बीच में डायरेक्ट फाइट है। अब पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि कौन सा गठबंधन टूटेगा, क्योंकि दबाव सब पे था। तमिलनाडु के हैं राधाकृष्णन जी तो स्टालिन पर दबाव था। अब ये तेलुगु आ गए हैं तो दबाव नायडू साहब पर, चंद्रबाबू नायडू साहब पर हो गया है। अमित शाह जी ने इस पर पहले जो है इस लड़ाई को आइडियोलॉजिकल बैटल बताया इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कि हम किसी भी सूरत में इनका साथ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये खुद भी एक तो संघ से हैं और हमारी लड़ाई संघ के खिलाफ है, आइडियोलॉजी विचारधारा की लड़ाई है, तो सवाल ही नहीं है कि हम इनका समर्थन कर दें। अमित शाह जी ने अब वार किया है सीधा रेड्डी साहब के ऊपर। इन्होंने वही साल्वाजुदुम मामला उन्होंने कहा अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते साल्वाजुदुम को बैन ना किया होता। साल्वाजुदुम आदिवासियों की एक फौज बनाने की बात थी लड़ने के लिए माओवादियों से, उसको इलीगल करार दिया था और उस बेंच में सुदर्शन रेड्डी साहब थे। तो अमित शाह कह रहे हैं कि अगर इन्होंने फैसला ना दिया होता तो हमने ये जो जंग हम आज जीते हैं लेफ्ट के अतिवाद से, ये हम 2020 में जीत गए होते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे तमिलनाडु के ही नेता सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। मैं तमिलनाडु की जनता को भी ये बताने आया हूं कि अब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद सभापति के रूप में तमिलनाडु का बेटा श्री सीपी राधाकृष्णन विराजमान होने वाले हैं। मोदी जी ने हमेशा तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति का गौरव करने का काम किया है। वो सीपी राधाकृष्णन साहब का भी जो केस है उसको भी वो जो है और मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात और कही। इन्होंने ये भी कहा कि स्टालिन साहब का ख्वाब है मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊं, उदयनिधि को, जिन्होंने सनातन एंटी सनातन समारोह किया था, और सोनिया गांधी का ख्वाब है कि वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन ये दोनों ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है। त्रिपाठी जी बताएंगे। और रेड्डी साहब पर अब ये नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। नहीं, बड़ा स्पष्ट अमित शाह ने दोनों तरफ हमले किए। एक तो परिवारवाद पर तो उनका हमेशा हमला रहता ही रहता है। ये जो वैचारिक लड़ाई वाला मसला है इस पे उन्होंने चिन्हित किया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कांग्रेस के भीतर भी द्वंद्व रहता था कि भाई नक्सलियों से लड़ाई कैसे लड़ी जाए। मुझे याद है कि उस वक्त गृहमंत्री रहते पी चिदम्बरम बहुत स्ट्रांग एक्शन के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि नक्सलियों के खिलाफ ठीक से कार्रवाई हो जाए। दिग्विजय सिंह और एक बड़ा वर्ग था जो नहीं चाहता था। हुआ क्या, कांग्रेसी नेताओं की जान गई, नक्सलियों का हमला बढ़ता रहा। लेकिन कमाल की बात यह कि साल्वाजुडुम के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एक्टिविस्ट, जो कम्युनिस्ट कांग्रेस नेक्सस है, वो यहां आकर लड़ा। और बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने जो निर्णय दिया था उसमें साल्वाजुडुम को एक तरह से खत्म ही कर दिया गया। उसके बाद जो रमन सिंह बैन कर दिया गया था, वो समाप्त हो गई। अब उसको जाकर केरल में जाकर उन्होंने कहा, और केरल में जाकर उन्होंने कांग्रेस के लोगों को भी कहा कि आप भी जरा सोचिए कि इस तरह से अगर नक्सली आतंकवाद या माओवादी आतंकवाद है उसको बढ़ावा देने वाले लोग होंगे। और ये जो सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, इन्होंने भी बोला है, इन्होंने कहा, इन्होंने संघ के ऊपर टिप्पणी की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं टिप्पणी की है। कनिमोझी ने तो पहले कहा था कि हिंदुत्व वाले तमिल है सीपी राधाकृष्णन। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से वैचारिक लड़ाई हो गई। और उस दिन मैंने कहा था तो विनोद जी ने ऐतराज जताया था, लेकिन राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद तो हो गया है, आज भी रहता है, हो गया है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता। आज भी ऐतराज जताऊंगा, तो आपको जताना चाहिए। राहुल गांधी ने इनके बारे में जब कह रहे हैं राहुल गांधी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुदर्शन रेड्डी जी के लिए कही थी सर। उन्होंने कहा था कि मैंने इनकी जेब में देखा ये संविधान लेके चलते हैं, राहुल गांधी की तरह हर जगह संविधान लेके चलते हैं। उन्होंने कहा मैं 45 साल से जहां भी जाता हूं मेरे पास संविधान की एक कॉपी होती है। तो राहुल गांधी ने इसीलिए उनको नहीं, लेकिन इस पर चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी अच्छी बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारा तो गठजोड़ है,
हमें क्यों वो सोच रहे हैं कि और अगर हमको तेलुगु अस्मिता करना होगा तो उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन जैसा दक्षिण भारत का इतना बड़ा चेहरा आया है तो उसको हमें समर्थन करना कोई गठबंधन नहीं टूट रहा है। वही बात स्टालिन पे लागू होती है कि उनको तमिल अस्मिता के लिए काम करना होगा तो कर ही रहे हैं, उनका भी गठजोड़ है। हमने ये कहा नहीं, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टालिन संकट में पड़ जाएंगे, दबाव तो उनके ऊपर जो बात चंद्रबाबू पे लागू होती है वो स्टालिन निकाला विजय जी ने, मुझे लगता है। मैं तो वो फैसला ही पूरा देख रहा था सलवाजुद्दीन वाले में, जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोई उसके बाद कोई उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ी है, मतलब वैचारिक लड़ाई की बात हो रही है, इसलिए मैं उसको चैलेंज नहीं किया नहीं, वो सलवाजुद्दीन उसके बाद डिसबैंड हो गया था, मुझे याद है, खत्म ही हो गया था। सरकार चाहती तो लड़ाई लड़ सकती थी ना, वैचारिक लड़ाई इतनी है मजबूत तो लड़ सकती थी। मैं केवल वो देख रहा था। फैसला तो मुझे पता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, और किसी जज के फैसले को वैचारिक लड़ाई के तौर पर देखना, क्या जजेस वैचारिक लड़ाई के तौर पर लड़ाई लड़ते हैं? फिर तो मैं भी मानता हूँ शायद त्रिपाठी जी अब कह रहे हैं वो ये क्या राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद है, लेकिन ये मुद्दा हो सकता है, राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई, लेकिन जजेस के फैसले को लेफ्ट वर्सेस राइट तो है वो ठीक है, लेकिन जजेस के फैसले को वैचारिक लड़ाई के तौर पर लेना, उस पर मैं सवाल कर रहा हूँ। उसमें 2 जज और थे, राष्ट्रवाद नक्सलवाद नहीं, वो अकेले को भी मान लें, लेकिन क्या हम जज के फैसले को वैचारिक लड़ाई के तौर पर देखेंगे? फिर तो गोगोई साहब पर भी बात करेंगे। नहीं सर, एक सेकंड, मतलब वो अपनी विचारधारा रेड्डी साहब वो खुद बड़ी स्पष्ट कर चुके हैं। अब आप विचारधारा अलग हो सकती है, अब उसको आप जो है साम्यवाद कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मतलब वो विचारधारा अलग हो सकती है, लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले आदमी है, वो ठीक है। भाई मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूं सर कि वैचारिक लड़ाई वो वैचारिक तौर पे वो हो तब भी ठीक है, लेकिन क्या किसी जज के फैसले को ठीक है हम चुनावी मुद्दा बनाएं? ये बात मैं कर रहा हूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग और अपडेट बस ये है, वो कंफर्म कर दें समीर जी की देवेंद्र फडणवीस ने राधाकृष्णन जी के समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को फोन किया। क्या निकला सर? दोनों को फोन किया, और उद्धव ठाकरे से कहा, राज ठाकरे से भी फोन किया, और राज ठाकरे से कहा जब राज ठाकरे को कि आप उद्धव ठाकरे से बात कीजिए कि भाई महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र के गवर्नर है और आप उनको समर्थन दीजिए। हालांकि ठीक है, अब वो तो कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो बड़ा हो, उसके अंदर ज़्यादा वोट मिले, तो उन्होंने अपनी जो ड्यूटी उनको सेंटर से दी गई थी उन्होंने निभाने की कोशिश की। लेकिन उद्धव ठाकरे का बहुत स्पष्ट है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, और फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के लिए वो वोट करने जा रहे हैं। विधायक उनके सांसद टूट जाए वो बात अलग है, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है, शिवसेना का, उद्धव बाला साहब ठाकरे का, और शरद पवार का भी यह स्टैंड है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। अच्छा, एक खबर और, मैं आप इस पर चर्चा वैसे तो और समय लेके करना था, लेकिन अभी कर लेते हैं हम। चिट्ठी लिखी है संजय राउत जी ने, शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, प्रधानमंत्री को, कि अभी तक पहलगाम में जिन लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की उनका खून सूखा भी नहीं था, उनका बहा हुआ खून, उनके संतप्त परिवारों के आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं, और आप पाकिस्तान से एशिया कप में क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, और इस पर भारत का खेल मंत्रालय ये कहता है कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं करेंगे, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच केवल 2 देशों की कोई मुकाबले नहीं होंगे, ना पाकिस्तान की टीम भारत आएगी, ना भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी, लेकिन ये एशिया कप मल्टीलैटरल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो इसमें हम लोग शिरकत करेंगे, इसका बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। तो इस मामले को अब लगातार जो है वो तूल दिया। पहले बताइए सर, मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई देखिए, बवाल हो रहा है इस पे। नहीं, बवाल तो हो रहा है, होना भी चाहिए। जो दरअसल क्या है, ये वैसे है जैसे डॉग वाला मामला है, स्ट्रे डॉग वाला, कि डॉग लवर्स कहते हैं कि उनको छोड़ दो, और जो शिकार हैं उसके, उनका कहना है कि नहीं, इनको शेल्टर होम में रखो। तो वैसे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, और भारत जो दोनों टीमें बेहतरीन टीमें होती हैं, और हमेशा इनके मैच में जो है एक यूफोरिया रहता है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्रवादी हैं, चाहते हैं भारत की टीम वहाँ पीटे पाकिस्तान को तो ताली बजाने का मौका मिले। तो वो एक जो समूह है वो चाहता है कि मैच हो, और चूंकि ये भी राष्ट्रवाद बनाम क्रिकेट प्रेमी है। नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद को इतना संकीर्ण मत बनाइए भाई कि क्रिकेट मैच हो गया तो राष्ट्रवाद खतरे में पड़ गया, एक कोई जस्टिस चुनाव लड़ रहे हैं तो राष्ट्रवाद खतरे में पड़ गया। राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैच होने में, क्या दिक्कत है भाई? बोलिए त्रिपाठी जी। खेल मंत्रालय जो बात कर चुका, मैं तो उस स्टैंड को मान रहा हूँ। खेल मंत्रालय ने कहा कि बायलैटरल नहीं खेलते, ये हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है। नहीं, सरकार कह देगी मान लेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं होती है ना। हम तो नरेंद्र मोदी जी को मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती है, तो मुंह पे पट्टी बांध के जाएंगे क्या? सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की है। सर बात तो कर लूं मैं पूरी, मुंह पे पट्टी बांध के जाएंगे क्या पूरी? और डॉग लवर वाली तुलना, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि ये कौन सी तुलना है। डॉग लवर वाला मसला ही अलग है भाई, और ये देश की अस्मिता का मसला है। ये खून बहा हुआ है, रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अभी भी सीमा पर किसी भी दिन गोली चल जाती है, अभी भी वो सीज फायर का उल्लंघन कर देता है।
हम कारोबार नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम मंचों पर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप क्रिकेट खेलने के तैयार है क्योंकि बहुत पैसा आता है। ये नहीं हो सकता है, और अगर ये सरकार करेगी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। ये हम पाकिस्तान से अलग से कोई सीरीज नहीं खेल रहे, खेल मंत्रालय ने कहा है, लेकिन एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 8 टीमें होंगी, उसमें से 2 टीमें इंडिया फिर एक पाकिस्तान। काम करिए ना, फिर पाकिस्तान को वाया चीन, वाया रशिया कुछ भेजा कीजिए सामान वामान। दिक्कत क्या है इसमें? सऊदी अरब से कह दीजिए वो बढ़िया भेज दिया करे, मत भेजिए लाहौर से। सऊदी से कह दिया करे वो आया पाकिस्तान, उधर से भिजवा दिया करे। ये क्या तमाशा है? मतलब हम लोग कुतर्क के पहाड़ पर बैठ गए हैं। एक ही विकल्प है कि भारत उस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर ले अपने आप को, क्योंकि इसके अलावा क्या रास्ता इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? फिर उस पे ओलंपिक चार्टर का हवाला दिया जा रहा है। नहीं है, मैं बताता हूं आपको, ये तर्क दिया जा रहा है कि भारत ने कॉमनवेल्थ के लिए और ओलंपिक के लिए बिडिंग कर रखी है। अगर वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लेगा तो उसकी वो बिड पे असर पड़ेगा। ऐसा कोई नियम मुझे अभी तक ध्यान में नहीं है। जिस देश का जब मसला होता है, और मैं फिर कह रहा हूं, आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान है या नहीं है, आतंकवादियों को अभी भी पनाह दे रहा है या नहीं दे रहा है, वहां आतंकवादियों जब मारे जाते हैं उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के लोग हैं या नहीं है? अगर ये सब हैं तो टेरर और टॉक नहीं चल सकती, तो टेरर और क्रिकेट भी नहीं चल सकता। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। खून और पानी नहीं बहा सकते, खून और खेल साथ चल सकता है आपका। और ये जो मुद्दा है, फिर इसी मसले पर तो आप ट्रंप साहब से झगड़ा ले लिया मोहल, वहां तक तो आप जा सकते हो। और इस पर क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना बड़ा क्या लॉजिक है? नो क्रिकेट किसी भी फॉर्म में, किसी भी टूर्नामेंट में। एक लाइन और जोड़िए ना, उन्माद आप देश में कराना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है देश के अंदर जिस तरीके से इसका विरोध शुरू हो चुका है, मुझे लग रहा है, और अभी मैच के लिए टाइम ऐसा तो नहीं कि 48 घंटे में मैच होने वाला है, अभी समय है मैच के लिए। और मुझे लग रहा है कि मैच के कुछ समय पहले भारत सरकार यह निर्णय ले लेगी कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी। उस देश में जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, सरकार के पास भी विरोध जाएगा, और सरकार जब देखेगी कि देश में 140 करोड़ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को इसको जवाब देना मुश्किल होगा। पाकिस्तान का होगा, आप पॉइंट उसको दे दोगे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? एशिया का अगर पाकिस्तान जीत भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? देश से बढ़ के थोड़ी है इस समय, देश की भावना से बढ़ के आप माइनॉरिटी में हैं, सब लोग कह रहे हैं क्रिकेट में नहीं जुड़ रहे हैं, माइनॉरिटी में रहना चाहेंगे। मुझे लगता है बायलैटरल में, चलो मैं भी मानता हूं बायलैटरल मत करिए, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक से भी आप बाहर हो जाइए।